नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन का वीकेंड स्पेशल, जहां शो में हम करते हैं चर्चा देश के उन मुद्दों पर जिस पर आप जानना चाहते हैं हकीकत। यहां ना शोर शराबा है, न लड़ाई झगड़ा है, न रोक टोक है, लेकिन बात बेबाक है। आज सिंहासन का मुद्दा है, क्या मुसलमानों का विपक्ष से मोहभंग हो चुका है और क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में मुसलमान विपक्ष से किनारा कर लेगा। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल के चुनाव में एक पैटर्न दिखा है। चाहे आप बंगाल के रिजल्ट को ले लें, चाहे आप बिहार के रिजल्ट को ले लें, जिसके आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, खास करके उन इलाकों के जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी। दशकों से देश की सियासत में एक नैरेटिव सेट था, मुस्लिम वोटर यानी विपक्ष का पक्का वोट बैंक। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या क्षेत्रीय दल हो, इन सभी ने अल्पसंख्यकों को अपना सबसे सुरक्षित किला माना। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, बयान, चुनावी नतीजों ने इस किले में दरार के संकेत दिए हैं। और अब तो मुस्लिम स्कॉलर्स खुलकर यह बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को हासिल क्या हुआ है, और इसलिए मुसलमान भी अपना नफा नुकसान देख रहा है। जमीन पर यह सवाल बड़ा हो गया है कि क्या मुस्लिम समुदाय अब खुद को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने देना चाहता है या मुसलमान इससे आगे निकलना चाहता है। मुस्लिम मतदाताओं में एक गहरी समझ देखी जा रही है। वो देख रहे हैं कि विपक्ष उन्हें बीजेपी का डर दिखाकर वोट तो ले लेता है, लेकिन जब उनके अधिकारों, सुरक्षा या नेतृत्व की बात आती है तो विपक्ष अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व या जाति विशेष की राह पकड़ता है। और ये चुप्पी अब मुसलमानों को अखरने लगी है। मुसलमान साफ कह रहे हैं कि हम कब तक सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देते रहें। हमें भी शिक्षा, रोजगार, हमारे मुद्दों पर हमारी आवाज चाहिए। हम उनके लिए अपनी उंगली पर स्याही क्यों लगाएं? इस बदलते मिजाज का फायदा सीधे तौर पर कुछ एक पार्टियों को मिलता है जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। बीजेपी पसमानदा मुस्लिम कार्ड और सबका साथ सबका विकास का नारा भी इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के हिसाब से लेकर आई, जो कामयाब भी रहा। लेकिन विपक्ष के लिए अलार्म बेल है। और हाल के चुनाव में यह साफ देखने को मिला कि पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरीके से छिटक चुका है और इसलिए विपक्ष की सियासी जमीन पूरी तरीके से बंजर हो गई है। अब आंकड़ा क्या है? सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां हाल ही में नतीजे आए। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी नए सीएम बने हैं। जिन सीटों को कभी मुस्लिम वोट बैंक का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां अब तस्वीर बदल चुकी है। मुर्शिदाबाद जिले में जहां कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 50 से 70% है, वहां बीजेपी की जीत ने सियासी दलों को चौंकाया है। जंगीपुर, फरक्का, बिलडांगा, कांदी और खुद मुर्शिदाबाद वाला सीट, इन इलाकों में लंबे समय तक माना जाता था कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना यहां बहुत मुश्किल है। और यही वो वर्ग है, यही वो इलाका है जो बीजेपी को रोकता है और विपक्ष को मार्जिन देता है। या ममता सरकार आती है या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है या फिर किसी की सरकार आती है, सिर्फ इनके जरिए या फिर इनके बलबूते। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं, जो टैली में आपको दिखा रहा हूं, बंगाल की राजनीति में वोटिंग पैटर्न और वोट शिफ्ट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल की राजनीति में ये आंकड़े सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं है, बल्कि बदलते राजनीतिक मूड और मुसलमानों के बदलते मूड के एक बड़ा संकेत माने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। वहां बीजेपी ने जीत दर्ज करके नया सियासी संदेश दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा फरक्का सीट की हो रही है, जहां मुस्लिम आबादी करीब 68% रही है। इसके बावजूद बीजेपी की जीत ने विपक्षी दलों की रणनीति पर सवाल खड़े किए और विपक्ष को चौंकाया भी। बेलडांगा और जंगीपुर जैसी सीटें भी लंबे समय तक विपक्ष का मजबूत आधार मानी जाती थी, लेकिन अब यहां बीजेपी की मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिख रही है।
राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बंगाल में सिर्फ धार्मिक समीकरण नहीं बल्कि राजनीति, महिला वोट और लोकल नेतृत्व का भी बड़ा फैक्टर बना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2021 से 2026 के बीच में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला, उसने राज्य के चुनावी समीकरण को और रणनीतिक कारों को हिलाकर रख दिया। खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर जहां कभी टीएमसी का एक तरफा दबदबा था, वहां बीजेपी इस बार कई इलाकों में सेंध लगाकर आगे पहुंच गई। 2021 में टीएमसी का मुस्लिम बहुल सीटों पर पूर्ण कब्जा था। 44 में से 43 सीटों पर बीजेपी का इन सीटों पर शून्य प्रतिनिधित्व था। 2026 में तस्वीर बदल गई। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए 77 से सीधे 206 सीटों तक पहुंचकर मजबूत बढ़त हासिल की। और न सिर्फ मजबूत बढ़त हासिल की बल्कि वो मैंडेट में आ गए, क्लियर मैंडेट में। और तृणमूल कांग्रेस को करारा झटका लगा और 215 से खिसक कर 81 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस अन्य दलों को हल्का फायदा जरूर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर सियासी समीकरण बीजेपी के फेवर में चला गया। इन नतीजों ने विपक्ष के सामने रणनीतिक चुनौती खड़ी की है। सवाल यह कि क्या मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट नहीं है? क्या विकास और केंद्र की योजनाओं ने मुसलमानों पर, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर गहरा असर छोड़ा है? और क्या विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जा चुकी है? बंगाल, बिहार, दिल्ली की सियासत में आए ये बदलाव आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बढ़ता है तो राज्य की राजनीति का गणित बदल सकता है, उत्तर प्रदेश का नतीजा बदल सकता है। तो क्या यह माना जाए कि देश का मुस्लिम वोटर जागरूक हो रहा है? वो केवल भावनाओं या डर के आधार पर नहीं बल्कि विकास, विरासत, रोजगार और बाकी मुद्दों के आधार पर फैसले ले रहा है। विपक्ष के लिए वक्त आत्ममंथन का है। क्या वो इस भरोसे को वापस जीत पाएंगे या फासला बढ़ता चला जाएगा? आपको सुनवाते हैं इस पर किस तरह के रिएक्शंस आए हैं। उत्तर प्रदेश का 2027 का जो चुनाव है वो बड़ा अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी कौम से ये अपील की है कि मुस्लिम कौम 1990 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देती रही। मुलायम सिंह तक गनीमत था। मुलायम सिंह जरूर मुसलमानों के हमदर्द थे, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बेख्वाह नहीं है। अब कब तक मुसलमान अपने कंधे पर समाजवादी पार्टी का जनाजा लेकर के घूमता रहेगा? इसलिए मैंने अपनी कौम से अपील की है कि हमारे उलमा, दानिश्वर, मुफक्किर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग बैठें, गौर फिक्र करें, विचार विमर्श करने के बाद समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और विकल्प को तलाश करें। और इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सिंहासन के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ, वीकेंड स्पेशल में हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता हैं यूएमएम के। सरवर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल करते हैं आप दोनों का। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल दो मेहमानों के साथ ये बातचीत शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल सरवर साहब के साथ। सरवर साहब, इन दिनों आप बहुत मुखर लग रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या मिला है, तो किस बात की चाहत थी और क्या नहीं मिला और किस तरह से इस्तेमाल हुआ? सीधा सवाल। देखिए, मैं आज मुखर नहीं हूँ, 10 वर्षों से मुखर हूँ। बिहार में हमारे संगठन का इतिहास है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का, कि हमने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की कब्रें खोदी। ये लालू जी को जाकर कहकर चुनाव मधेपुरा से हराने वाला मेरा संगठन है, जिसने कह के हराया चुनाव हराऊंगा इस बार आपको, क्योंकि आप अपीजमेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ चढ़ जा बेटा सोली पे, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों को सिर्फ जो है टोपी पहना के अफ्तारी करा के आप जो खुश करना चाहते हैं, ये हमारा मसला नहीं है। और क्यों हम आपके घर पर अफ्तारी करें? क्या हमारे घर पर खाना नहीं है क्या? आप 10 तरह के फल फ्रूट लगाकर और टेंट लगाकर और टोपी और वो परंपरागत गमछा लगाकर जो खड़े होते हैं और इवेंट की तरफ फ़ोटो शूट करते हैं और सीधा साधा मुसलमानों को दस्तो मौलाना इनके मिलके ये मैसेज देते हैं, देखो लालू जी जो है एकदम बहुत मस्त हैं, मुलायम जी भी मस्त हैं और अखिलेश जी भी मस्त हैं, देखो रमज़ान है माशाल्लाह टोपी पहन के, क्या कहने हैं इनके। ये हमारा इशू ही नहीं है। हमारा इशू आज भी रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी।
हम कॉमन इशू की बात करते हैं, ये कॉमनल इशू की बात करते हैं। आरोप भाजपा पर लगाया जाता है कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन तमाम पार्टियां इनके जो हिडन एजेंडे हैं, देखिए बिहार में कोरोना काल में एक आरजेडी के दिग्गज मुस्लिम नेता का देहांत हो गया। दिग्गज फाउंडर तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कोरोना को बहाना बनाकर उनके जनाजे में भी वो शरीक नहीं हुए, जबकि मैं शरीक हुआ। तो उनको पता नहीं कोरोना लगा नहीं लगा, लेकिन हाय तो लग ही गया। हमें तो कोरोना नहीं लगा, मैं उस जनाजे में रहा, अंतिम तक रहा, मिट्टी भी दिया। जस्ट उसके 12-13 दिन के बाद एक यादव मुखिया की हत्या हो गई बिहार में। बाज़ाब्ता तेजस्वी यादव जी अगर ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उनको याद आ जाएगा, और सारे आरजेडी के लोगों को याद आ जाएगा। आरजेडी के कुछ चमचे अभी आजकल हैं, उनको भी याद आ जाएगी। ठीक है, एक गोल टोपी वाले नए मौलाना आरजेडी में आजकल आए हैं। ठीक है, मैं सब पर कितना कटाक्ष करूं। तो 12 दिन, मात्र 12 दिन, वो दिग्गज नेता जो लालू जी को, राबरी को मुख्यमंत्री बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका मानी जाती, जिस पर अनेकों आरोप लगे, आरजेडी के लिए वो अब विलेन बन गया। उसके मैयत पर दिल्ली में रहते हुए आरजेडी के कोई नेता, सिंगल लीडर भी कोई नॉन मुस्लिम शरीक नहीं हुआ। मुस्लिम जो शरीक हुआ उसको हम आरजेडी लीडर नहीं मानते, उसके अलग अलग रिलेशंस के वजह से वो आ गए थे। एक यादव जी मुखिया जी की हत्या हो गई, तो तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि जितने हमारे विधायक हैं सब पटना पहुंचिए, हम यहां से पद यात्रा करके उस गांव तक जाएंगे और इस सरकार की ईंट निकाल देंगे, पत्थर निकाल देंगे, इसी सरकार को आज ही गिरा देंगे। भैया तब कोरोना कहां गया था, जब इतने बड़े लीडर जिसको शेरे बिहार आप ही लोग कहते थे, उनकी मैयत में सिर्फ 7 मिनट खड़े होने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए समय नहीं। और पटना से 62 विधायक, मैं 20 के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं, 62 विधायक इनके बाज़ाफ्ता जो है पदयात्रा करके उस गांव जाने के लिए खड़े हुए, हालांकि डिटेन कर लिए गए, लेकिन ये तैयार हुए। ये पॉलिटिक्स तो हम नहीं मानेंगे भाई, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। और हम, आप एक तो सीधा सीधा भाजपा से बड़ा मसला कर दिया आपने कहा भाजपा हिंदू मुस्लिम कर दिया, आपने खुल के हिंदू मुस्लिम कर दिया। मैंने आपकी जाति जिसका वोट भी कम है, जो अनेकों जगह डिवाइड भी होता है, मुस्लिम डिवाइड नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ। ये पहला चुनाव हुआ कि मुसलमान डिवाइड हुआ, कुछ भाजपा में गया, कुछ उधर गया, कुछ उधर गया, जिसका परिणाम आप अभी दिखा रहे हैं डेटा, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी आपको पता है जो दिखा, जिनमें समाजवादी को लग रहा था कि यहाँ तो 70% है, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और वहां भाजपा जीती। आपको पता है ना उपचुनाव में, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि वोट ही डालने नहीं दिया गया, इत्यादि इत्यादि। तो मुसलमानों को मैंने बधाई दिया कि आपने सही निर्णय लिया। ये अपीजमेंट हमारे रोजी रोजगार का देखिए, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी, अभी अखिलेश जी की सरकार में कहा गया था 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब 18% आप मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन देंगे? पहला सवाल, धर्म के आधार पर जब आरक्षण है ही नहीं तो आपने 18% आरक्षण की बात क्यों की? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब आपने बात कर लिया, जब आपने कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, 18% देकर दिखाते तो आज हम मर जाते, भाजपा की लाठी खाते, बुलडोजर झेल लेते, मगर हम आपका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन आपने 18 कहकर 8 भी नहीं दिया। रिजर्वेशन तो छोड़ो, सरकार बनने के बाद मुसलमानों का नाम ही लेना छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 के चुनाव में किधर देख रहे हैं? आजाद। भारत 1947 में आजाद हुआ, मुसलमान अब कम से कम आजाद हो जाइए, सेकुलर पार्टियों से अब आजाद हो जाइए। अगर आजाद नहीं होंगे तो 2014 वाले लोग आपका जीना हराम कर देंगे। वो आपको थ्रेट कर रहे हैं कि भैया 2014 में हम आजाद हो गए, कम से कम तुम 2026 में 27 में आजाद हो जाओ। मुसलमान कहा नहीं मैं गुलाम रहूंगा, पहले अंग्रेज का था, अब उसके बाद कांग्रेस का था, अब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का रहूंगा। ऐसा नहीं होगा, ये आजाद होंगे और अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, वोट मुद्दों पर डालेंगे, वोट किसी पार्टी को से मतलब कॉमनल इश्यू पर नहीं डालेंगे। हमारा मुद्दा सुनो, कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा मुद्दा है कि हमारी आबादी के अनुपात में हम एजुकेशन में क्यों नहीं, हम हेल्थ में क्यों नहीं, हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं, हम रेलवे में क्यों नहीं, हम पीडब्ल्यूडी में क्यों नहीं, हम लोकल अथॉरिटी में क्यों नहीं। ये सवाल हम सेना में, पुलिस में, पीएससी में क्यों नहीं है। आज पीएससी का डेटा है हिम्मत
किसी सरकार में? अखिलेश यादव में है हिम्मत कि वो कह दें कि एक डेटा, वो तो सरकार में रहे, उनको तो डेटा पता है ना, पीएससी में मुसलमान कितना। जब ये बात मैं करूंगा तो बोले कि तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तो फिर आपने 18% रिजर्वेशन की बात क्यों की थी? हमें पीएससी का डेटा बताओ। प्राइमरी एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूं, सबसे निचले स्तर का प्राइमरी एजुकेशन में सर्वे करा लीजिए उत्तर प्रदेश में, आंगनवाड़ी का सर्वे करा लीजिए साहब। मुसलमान 2 से 3% है, आबादी 20%, नौकरी में 2-2.5%। यह धोखा अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। तुम लड़ो। अगर भाजपा देश के लिए दुश्मन है तो देश लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे भाई। अगर पेट्रोल की मार सब पर पड़ती है तो सब आए, हम क्यों आए? मतलब विपक्ष लड़े भाजपा से, मुसलमान क्यों लड़ेगा? विपक्ष अब हम बनेंगे। हाँ। कौन सा विपक्ष? ठीक है, तो क्या ये मुसलमानों विपक्ष नहीं है तो जातिवादी पार्टी है। हाजी नाजिम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी। नाजिम जी बहुत स्वागत है आपका। चूंकि आप लेट हो गए, आपकी चाय भी ठंडी होगी, तो ये आपका गुनाह है, हमारा गुनाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये चाय ठंडी होने के लिए रिजवी साहब से जानना चाहेंगे, विपक्ष ने जो बात कह रहे हैं सरवर साहब कि विपक्ष ने सिर्फ इस्तेमाल किया है और थ्रो किया, यूज एंड थ्रो रहा है मुसलमान इस देश की सियासत में 2014 तक, और अब जाकर उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और बंगाल चुनाव के आंकड़े हमने दिखाए, हमने आपको दिखाया बिहार चुनाव का आंकड़ा, बिहार में सीमांचल में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो वोट शिफ्ट जो दिख रहा है वो पिछले कुछ रिजल्ट में दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें विपक्ष के साथ साथ जो रूलिंग पार्टी है पक्ष, उस पर भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। विपक्ष में गलतियां हैं और गलतियों की सज़ा उसे मिल रही है, लेकिन जो रूल कर रही है जो इस वक्त, उसका क्या रवैया है? भाई मुसलमान जो है वो कहाँ जाए, कैसे विपक्ष बने, क्या करे? ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब आती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो बी टीम है, वो बांटने का काम कर रही है, वो ये काम कर रही, वो काम कर रही। और बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको इस तरीके की बातें कर दी जाती हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा? आप देखिए, मैं भी देख रहा था, ओपी राजभर कितने फीसद हैं, मंत्री बने बैठे हैं, अपने कौम की बात करते हैं वो। इसी तरीके से आप जयंत चौधरी देखिए, भाई कितने फीसद हैं, लेकिन 8 एमएलए थे, लेकिन राज्यसभा पहुंच गए समाजवादी से, और समाजवादी से नाता तोड़ करके वो फिर आ गए एनडीए में और बढ़िया अपना राज कर रहे हैं। फिर जब इलेक्शन आएगा फिर वो करेंगे। और आप देख लीजिए, अब आप अपना दल में 2-2 पार्टी बन गई, कितने लोग हैं पटेल बिरादरी, लेकिन 2-2 पार्टियां, और दोनों में एक विधायक, एक मतलब कहीं ना कहीं उनकी अपनी शनाख्त है। यादव में भी उत्तर प्रदेश में कितने यादव, कितने फीसद हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9% यादव। लेकिन कितनी बार मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर हो गए, और मुस्लिम कितना है? 20% है। क्या कोई एक भी मुस्लिम सीएम हुआ? तो देखिए, ऐसा है कि ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन मुसलमानों ने पार्टीशन के बाद चूँकि उनको लगा कि भाई हम जो है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे जिससे फिर ये लगे कि ये अलग थलग जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने हमेशा एक सेकुलर फेस को, कि जो सबको साथ लेकर के चले, उस पर यकीन किया, और वो वक्त की ज़रूरत थी। तो आज देखिए, ये बिल्कुल सही है कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ विवेक जी, कि एक ने हमें बेचारा समझा और दूसरे ने हमें चारा समझा। बेचारा समझने वाले आप समझ गए, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, किताब ये बेचारे हैं और करके, और अपना चुमकारते हुए हमें ले आए। खैर ठीक है, चलिए, कम से कम चुमकार तो नहीं। जो हमें चारा समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप बताइए? एक तो कम से कम मारने के बाद मरहम तो लगा देता था, यहाँ मारते हैं और मरहम भी नहीं देते, तो कहाँ जाएगा मुसलमान, क्या करेगा? ये बड़ा सवाल है। तो सवाल देखिए, हमें रूलिंग पार्टी से, अब आप बताइए। ये भी विवेक जी, एक कहावत है कि मारने के बाद मरहम लगाता। मुमताज भाई, नेल्ली नरसंहार के बाद कांग्रेस ने क्या मरहम लगाया? नहीं, ठीक है, फिर भी बात, नालंदा 1981 दंगा हुआ, देखिए, किसी भी पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं, किसी भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं। भागलपुर दंगे का कोई न्यायिक जांच नीतीश कुमार के आने से पहले नहीं सार्वजनिक हुआ। जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने फिर से उनका। मैं सरवर जी देखिए, अच्छा, तो आप बीजेपी से मुतमईन हैं? नहीं भाई, ये तो बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी से मुतमईन नहीं, वो तो दोनों एक है, उनका आप बार-बार नाम फिर किससे क्या करोगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। यादव क्या कर रहा है? अरे भाई, यादव भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, आरजेडी में है। मुसलमान एक ब्लॉक क्यों बनता? मैं कह रहा हूँ कि आप जाओगे कहाँ? तमाम खिल जाए भाई। यादव कहाँ गए?
राम कृपाल यादव, सर आप जानते फिर मैं वही होंगे कह रहा हूं। लालू जी के हनुमान जी थे, मुझे एक सेकंड देखिए, सुनिए सर, लालू जी के मेरी- हनुमान थे मेरी राम बात कृपाल है- यादव, हाँ। अभी मंत्री है केंद्र में, पिछली सरकार में बिल्कुल, मंत्री थे। हाँ। यादव इतना चालाक कि वो भाजपा में भी मंत्री और मुख्य भी मंत्री और विपक्ष का भी नेता। नहीं चलिए, तो अब मुसलमान ऐसा का है, नाम हम RJD अरे नहीं रहेंगे, भैया हम सपा में मुसलमान नहीं है रहेंगे, क्या? क्यों? आपको नहीं पता आजाद कीजिए मुसलमान आरएसएस को। में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं है? हाँ, आप नहीं है, जो एक मिनट मुसलमान को अच्छा एक वहाँ ब्लॉक नहीं नहीं बनने है, दिया लेकिन जाए। सवाल मेरा ये है मानना। कि बीजेपी भी, मैं वही कह रहा हूँ, रूलिंग में भी बात करो, 72 मंत्री बनाए गए, रूलिंग में क्या कैसे बात बीजेपी करेंगे में आप? फिर वही कैसे, कौन बात करेगा? क्यों रूलिंग नहीं से? करेंगे? क्यों कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब फतवे चुनाव से पहले, फिर वही फतवे किसी चुनाव यादव पहले, का- तो फिर माइनॉरिटी मोर्चा हटाएं, उनसे कह दो क्यों रखे हुए हैं? अरे भाई, हाँ, कोई- राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कोई क्यों है? जातीय हटाना संगठन, चाहिए फिर तो, कोई जातीय या तो संगठन, माने कि देखिए, मुसलमान भी उनके साथ है। हिस्ट्री का मुमताज भाई, आप काबिल आदमी, हिस्ट्री की नहीं, बात नहीं, है। मैं- किसी भी जातीय संगठन ने चुनाव से पहले कोई अखबार में क्या कहते इश्तहार नहीं दिया। मुस्लिम संगठनों ने 80 साल से यही काम किया। वोट आसाम में हो रहा, ऐलान जामा मस्जिद से हो रहा। भाई मुसलमान ये मिजाज पहले बदले ना, आसाम की समस्या आसाम के मुसलमान समझेंगे। ये बुखारी साहब कब से समझने नहीं, लग कहाँ गए? ऐलान कर रहे हैं? लगातार ऐलान हो रहा है, इस नहीं, चुनाव जब- में भी। अरे एक दो बार हो गया, अभी इसके बिहार अलावा- विधानसभा में नहीं, इमारत नहीं। शरिया का ऐलान हुआ। नहीं नहीं, तो इमारत शरिया क्यों? क्यों ना बिहार में हुआ ना, क्यों ऐलान किया यहाँ आपने? आप हिंदू जामा मस्जिद संगठनों क्यों ने तो कह रहे ऐलान हैं? नहीं किया, फिर वो- जामा मस्जिद आप- भाई इमारत आप ऐलान करके एक ब्लॉक में बांट देते। मैं देखिए एक उस इंडिया गठबंधन में, जिस इंडिया गठबंधन के एक पार्ट थे साहब, वो विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे सवाल किया गया कि आपने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया। इन्होंने सवाल किया ना कि रूलिंग पार्टी नहीं दे रही है। मुकेश सहनी को 15 सीट मिला गठबंधन में बिहार में। सवाल किया पत्रकार ने, आपने एक भी टिकट नहीं दिया। और जवाब कितना घटिया था, मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में नहीं गटर में डूब जाना चाहिए। जवाब क्या था पता है? कोई फिल्म का टिकट है सिनेमा हॉल का जो दे देंगे। ये जवाब ऑन रिकॉर्ड, आप पत्रकार, आपको पता होगा। ये मूवी का टिकट नहीं है। मतलब जिसका खुद शक्ल अकल कुछ भी नहीं है, मुकेश सहनी की हैसियत क्या है, उसका जवाब ये आ रहा, वो इमारत शरिया का बयान आ रहा कि नहीं उसी पार्टी को वोट देना। मैं विरोध करता हूं और मुसलमानों से कहता हूं, मुमताज जी, बिल्कुल संगठन के इशारे पर आप बंधिए मत एक ब्लॉक में, आप आजाद हो जाइए। देखिए मुझे लग रहा मुमताज है रिजवी कि- साहब आजाद नहीं हो पा रहे हैं। जी जी नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मुसलमानों पहले से ने बहुत सोच समझ के वोट किया है, ऐसा नहीं है। तो ये वोट सरवर शिफ्ट साहब कैसे कह रहे- हो गया? नहीं शिफ्ट कहाँ, अभी अगर देखिए नहीं, देखिए अभी 24 में मैंने आपने देखा, अभी मैंने आपके सामने ही आंकड़ा पढ़ा नहीं है। नहीं, मैं आंकड़ा देख स्क्रीन रहा पे हूं। भी, मैं आंकड़ा देख रहा जी, हूँ। स्क्रीन देखिए पे भी चला रहा हूं। आंकड़े में फिर बात जहां निकलेगी। 68% मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, देखिए, वहां भी ऐसा है, बीजेपी जीत रही आंकड़ों है। पे बात हो रही, बहुत सारी चीजें हुई हैं इस दौरान, उस पर भी आपको नजर थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। नहीं, जहां 68% आप- आबादी है वहां बीजेपी कैसे जीत नहीं रही नहीं, है? मुसलमानों ने वोट करा, इसका मतलब नहीं नहीं, तो वही तो ये बात बीजेपी मानती है? आप कैसे बताइए। मानेगी? जब बीजेपी राज्यसभा मानती में है। मुसलमान जब राज्यसभा में पसमानदा बहुमत मुसलमान में नहीं मान होने रही के ना। बाद, देखिए मुसलमान सर, से कहती है राज्यसभा मुसलमान में- नोटिस नहीं देता। राज्यसभा में सोकल सेकुलर पार्टियां जब बहुमत में थी, तब एनआरसी का बिल पास हुआ। क्यों हुआ? किसी ने सवाल पूछा? जब आप राज्यसभा में मेजोरिटी में थे, रूलिंग पार्टी माइनॉरिटी में थी, आंकड़ा निकाल लीजिए, और उसके बाद एनआरसी बिल पास हो गया। कुछ लोग जो है अपोज करके बाहर चले गए, ड्रामा करते हैं हमारे साथ। अगर एनआरसी देश के लिए गलत है तो सब विरोध में आइएगा ना। हम ही को मोहरा बना देते हैं। एनआरसी से तुम ही बर्बाद हो जाओगे, सीए से तुम ही बर्बाद हो जाओगे, यूसीसी से तुम ही बर्बाद हो जाओगे, वक्फ से तुम ही यार हम बर्बादे होने के लिए आए क्या? देश बर्बाद नहीं हो रहा है। ये मसला जो विपक्ष के लोगों ने और हमारे सेकुलर पार्टी के साथ हमारे जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल लीडर हैं, जो बाप दादा से चले, वो दोनों का मुंह मिल जाता है। एक ही बयान, वक्त पर एक ही बयान, और वक्त पर बयान ध्यान करते करते चला गया। शाह बहनों से लेकर वक्त तक पूरी हिस्ट्री निकालिए, कहीं मुसलमान मैंने मुंह के बल सब जगह गिरा, किसी मुकदमे में नहीं जीता। उसके बाद भी कह रहा नहीं, हमको तो इस मुल्क में सेकुलर व्यवस्था है, सेकुलर हम बनाएंगे, लीड हम करेंगे। हम अब आप कहते हैं कि ओवैसी साहब भी तो यही कहते हैं, नहीं, नारे तकबीर और जय श्री राम का नारा लगा के नहीं करेंगे। हम लीड करेंगे। जो व्यवस्था है, जो लोग जिनके साथ गलत हुआ है, सब मजलूम को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वो बात काम है, कर रहे ये हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं उठाइए। वही कह रहा हूं। नाजिम जी काफी देर से अच्छा पूरा कर लिए, फिर नाजिम जी से पूछ रहा हूं मैं। नहीं नहीं, मैं देखिए ये फिर बोलने लगते हैं सरवर नहीं, साहब। मुसलमान पिछलग्गू बना रहा है, ये नहीं, कह नहीं, रहे हैं। पिछलग्गू मुसलमान जो है, लीडर भी बन मैंने सकता था। बताया ना कि पिछलग्गू क्यों बना रहा, और जब लीडर बनता है तो इन्हीं जैसे लोग सवाल भी खड़े कर देते नहीं, कहते लीडर नहीं। बीजेपी के बी टीम हो गए।
तो B-team अब है सवाल भाई, ये मैं कैमरे पर कह रहा सवाल हूं। ये है जो कि- लोग धर्म की कि- बात करें, कि उधर मैं जय कह श्री रहा राम हूं, भाजपा हाँ। नारा लगाती है तो नहीं, वो नहीं, देश तो के लिए दुश्मन। अच्छा, ये और ये बताइए- नारे तकबीर मियां नहीं, भाई तो फिर ये जिंदाबाद, बताइए- ये नारा नहीं, चलेगा तो राजनीति आप में। कौन सा नारा देना चाहते हैं? नारा ये बताइए। जय संविधान, हाँ? समाजवाद। तो वो भी जय भीम भी कहते हैं। नहीं, कौन जय भीम मैं कहते हैं? उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ। कौन जय लेकिन भीम कहते अरे हैं? भाई तो टिकते क्यों नहीं जय भीम के MIM जो है, साथ? तो उनको गठबंधन टिकट किए भी थे देते हैं। महाराष्ट्र में, क्यों भाग गए? नहीं, गठबंधन तो बिहार में बिहार आपने में भी किए गठबंधन थे, क्यों नहीं भाग किए? गए? जिससे कहाँ? गठबंधन किए सब भाजपा में चला गया। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किए भाजपा में, देखिए, उपेंद्र आप- कुशवाहा आप से ये- गठबंधन जी, किए भाजपा अब ये में। तो ठीक है, जय एक बार पूरा चौधरी कर ले, एक बार चले पूरा गए। सर्वर साहब सुन लेते हैं एक बार। देखिए ऐसा है कि सरवर साहब की अपनी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सोच रहे हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं एक पॉलिसी बना करके लोग आ जाएंगे, आप पे भी ये उंगली उठेगी। सवाल ये है कि हम जो व्यवस्था है वो है, हम तो कहते हैं कि हम बीजेपी से भी कह रहे हैं, बीजेपी से भी मुसलमान इतना जुड़ा हुआ है, एक उम्मीद के साथ ही जुड़ा हुआ है, चाहे नकवी साहब जुड़े हुए हों, चाहे शहनवाज हुसैन साहब जुड़े हुए हों, या माइनॉरिटी की एक बड़ी तादाद उन पे जुड़ी हुई है। वो खुद कहते हैं कि हमने ट्रिपल तलाक किया, ये किया, वो किया, हमें वोट दिया है, लेकिन वो और एक्सेप्ट ये नहीं भी कहते करते। हैं कि पसमानदा मुसलमानों वही का मैं वोट कह रहा हूँ, मिला। लेकिन नहीं, वो कहते एक्सेप्ट हैं। करने की हिम्मत नहीं। उसकी नहीं, वो वजह कह- क्या है वो कहते हैं, विवेक भाई, हाँ। उसकी वजह क्या है हाँ। कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो बात सरवर साहब कर रहे हैं, ये थोड़ा से जज्बाती आदमी है, और चूंकि बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सही बात करते हैं, मैं इनकी बात नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं उसको दूसरे कह रहा हूँ, जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट अब तक होता रहा, मुस्लिम अपीजमेंट, ठीक है, और मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा, जैसा कि बीजेपी कहती रही। बीजेपी कह रही है कि साहब मुस्लिम अपीजमेंट किए, मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ही कहती है कि साहब मुसलमानों को सब देना चाहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा, मुस्लिम अपीजमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, सच्चर कमेटी की 2006 में रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। जिस पे इल्ज़ाम है वही रिपोर्ट लेकर के आ रही है, वही उसका प्रोपगेंडा भी कर रही है, ठीक है। बहुत सारी स्कीमें बनी, कितनी लागू हुई नहीं लागू सबको पता है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब बीजेपी बोलती क्यों नहीं, उसकी वजह ये है कि बीजेपी तो हिंदू आंकड़े अपीजमेंट। नहीं, बीजेपी आंकड़ा लेकर मैदान में, आपको बताता हूँ कैसे। हाजी नाजिम साहब, हाँ, जल्दी हिंदू हाँ, प्लीज। अपीजमेंट, हाँ। हिंदू अपीजमेंट बीजेपी कर रही है। तो खुले आम तो day one से एजेंडा तो वही भाई कह साहब। रहे नहीं, कौन सी छुपी हुई बात हिंदू है? अपीजमेंट जो है उसके नाम पे नहीं, तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि जवाब मिल गया हमको। मुस्लिम अपीजमेंट जब किया कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टी ने, तो मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। अब हिंदू जो अपीजमेंट हो रहा है, मैं तमाम हिंदू भाइयों को कहता हूं कि आप बताइए, 11-12 साल सरकार हो गई, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या 1 करोड़ भी कम हुए कि भाई उनकी हालत ठीक हो गई? तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? और मुझे तो लग रहा है कि हमारा मत छिनवाइएगा अनाज, जो जिस भी मिल राह रहा पे है वो खत्म हो जाएगा। 100 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो 5 जाएंगे। किलो में हम लोग तो खुश ये हैं। ये हाँ, ये मसला जो है हमारे सिर्फ आप मुसलमानों को नहीं है। दोनों पक्ष को देख रहे हैं। मैं नाजिम साहब से पूछ रहा हूँ, नाजिम, अब तो सरवर साहब ने इतना हौंक दिया कि पहले ही मुंह लटकाए बैठे हैं, आप क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कैसे दिक्कत हो गई? दो हौंक दिया आपने इनको इतना पहले ही। नहीं, इनको कहाँ हाँ, मौका है? विवेक भाई देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं। सभी पार्टियों ने मुसलमानों को भर भर के ठगा है, और खूब बड़े बड़े वादे करे और कहा कि आपको हम यहाँ पर ला देंगे, आपको ये अच्छी तालीम दे देंगे। बताइए 1947 से लेकर 2026 के बीच में आज मुसलमानों के हालात क्या है? जो अभी देखिए मुमताज भाई ने भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बात करी, गुलाम सरवर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। तो देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने देखा होगा, मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है। लेकिन उससे पहले अगर आर्टिकल 341 पे जाए तो 20 तो साल 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इसी कांग्रेस में। हाँ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 341 को धर्म के आधार पर बैन कर दिया। अब बता दीजिए, अगर मुस्लिम समाज का अगर कोई नाई है तो उसको आरक्षण की सूची में नहीं है। अगर कोई हिंदू समाज का अगर कोई नहीं है, उसको आरक्षण की सूची में। अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई बढ़ई है या अन्य उस समाज से है तो उसको आरक्षण नहीं है। लेकिन हिंदू समाज के चाहे बढ़ई हो चाहे धोबी हो, उसको आरक्षण है। इस तरीके का तो माहौल देश के अंदर बनाया गया। और देखिए, पीस पार्टी तो हमेशा चाहती है कि आर्टिकल 341 को बहाल करा जाए, ताकि जो मुसलमानों के हालत दलित से बदतर हुए वो बिल्कुल अच्छे हो जाए। क्योंकि मुसलमानों को चाहती है पीस पार्टी और आवाम को कि एक देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कहाँ थे? सो रहे थे अभी तक आप? नहीं, मैं तो ये अचानक से किसे जाग सुन गए? लीजिए, देखिए हम लोग इस सरवर जी जागे तो आप भी जाग गए। नहीं, देखिए, हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी हमेशा जागती है
और देखिए हम लोग तो हमेशा देखिए जोड़ने की बात करते हैं, और लेकिन आपने यहाँ तोड़ने की बात कर ही नहीं रहा है। अभी आपने 68% की बात करी थी। अभी आपने कहा जहां 68% वो वहां पे बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी ने वहां पर डिप्टी सीएम क्यों नहीं डिक्लेयर करा कि भाई यहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, अब डिप्टी सीएम यहाँ पर जरूरत है मुसलमानों के होने के लिए। सीट की बात है, लेकिन हाँ, बंगाल में सुन थोड़ी लीजिए, 68% सुन है तो आप लीजिए लोग। सर, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जब आपने मुद्दा उठाया तो उस पर भी होना चाहिए। भाई ममता बनर्जी थी 15 साल ना सीएम, तब तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप डिप्टी सीएम आप पिछले 15 साल से मांग लेते, क्यों सरवर साहब? भाई आपको डिप्टी सीएम चाहिए था, आप ममता बनर्जी से मांग लेते डिप्टी सीएम, एक मुसलमान डिप्टी सीएम दे दो। देखिए हम तो सुन लीजिए, अब लद गए वो दिन जो मुसलमानों से वोट लेते थे और कहते थे कि दरी बिछाओ। अब मुसलमान दरी बिछाने वाला नहीं है, अब सत्ता में हिस्सेदारी लेने वाला ममता मुस्लिम है। बनर्जी की सरकार से क्यों नहीं कहा कि हम मुसलमानों की आबादी बंगाल में इतने प्रतिशत है, हमें एक डिप्टी सीएम दो? आपकी आंख क्यों बंद रही? भाई आप ही के शो में बोला था हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का, जब बोला था कि ममता दीदी के लिए बोला था कि भैया आपने मुसलमानों की तो भर भर के वोटें लिए, लेकिन अभी तक आपने कोई भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? हाजी नाजिम खान ने, पीस पार्टी ने आपके चैनल पे आवाज उठाई थी, तो आप कैसे निर्धारित कर सकते? डिप्टी सीएम थोड़ी गृह मंत्री बना देते। हाँ देखिए अब आपके चैनल पे हैं तो इंशाल्लाह गृह मंत्री भी बनेंगे और इस देश की कमान भी संभालेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये देश की सम्मानित जनता, उनको पता है पीस पार्टी उनके जो इशू है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता जो जिस तरीके से अभी जल आप संकट वही दिल्ली के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आप देखिए दिल्ली के जल संकट बड़ी का भी तो चर्चा हो बात रही है। करेगा। नाजिम जल संकट। नाजिम साहब बड़ी चर्चा हो रही है, तो आप ना थोड़ा सा अभी नेतृत्व की बात हो रही है, तो वो पेट्रोल पे 2-4 रुपए हम अभी आगे देख लेंगे। वो एक गंभीर विषय है, मैं मानता हूं, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, महंगाई विषय है, लेकिन अभी बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। मुसलमान का वोट विपक्ष से नाराज होकर दूसरी तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है। देखिए मुसलमान का वोट तो पीस पार्टी की तरफ आ रहा है, बीजेपी की तरफ नहीं पीस पार्टी की बीजेपी तरफ आ रहा है। की तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहा है। 2023 के अंदर देखिए बंगाल का रिजल्ट किंग मेकर का रूप बंगाल बिहार का ये रिजल्ट देखिए देखिए ना। ऐसा है कि बंगाल में क्या हुआ सबको पता है। क्या हुआ है? बंगाल में किस तरह के चुनाव हुए हैं, किस तरह की वोटिंग कराई गई है, सब आपको पता है। आप ये बताइए 2024 में यूपी में क्या हुआ? अभी सरवर साहब बोल रहे थे वहाँ 43 सीटें लोकसभा जीत करके आई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। किसने वोट दिया? क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया क्या? अच्छा और बताइए, आप ये कह रहे शिफ्ट हो रहे हैं 22 में, भले ही 115 सीट पे सिमटी हो समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन, लेकिन कुल मिला करके ये बताइए मुसलमानों ने क्या वोट नहीं दिया समाजवादी मतलब पार्टी आप को? चाहते हैं कि अभी भी नहीं, मैं मुसलमान ये नहीं उसी पैटर्न चाहता, पर मैं ये चले? नहीं चाहता। ये जो शिफ्टिंग की आप बात इस तरह से कर रहे हो, सवाल ये है कि मुसलमान तो 100% बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, बीजेपी भी तो कुछ करेगी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी भी तो कुछ दिखाए। भाई आप ये कह रहे हो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, हाँ, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को तो कम से कम आप बताइए, 72 मंत्री बने मोदी जी की कैबिनेट में, क्या एक भी उनको ऐसा मुस्लिम नहीं दिखाई दिया, नजर आया जिसे वो मंत्री बना सके? क्या ऐसा नहीं होता कि आप ही लोग बोलते हो और लिखते भी हो कि साहब वहाँ पे यादव कार्ड खेला जा रहा है, वहाँ पे ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, वहाँ पे पसमानदा कार्ड खेला जा रहा है? क्या नहीं होता है? और साध रहे हैं मोदी जी, साध रही है अमित शाह की टीम, यही सब आप कहते हो ना। तो कभी आपने सुना बीजेपी से कि मुस्लिम कार्ड खेल दिया, दलित कार्ड तक, आदिवासी कार्ड तक की जब सदर बनी थी हमारी तो कहा आदिवासी कार्ड। अच्छा ये सारे कार्ड होते हैं, अरे भाई तो भाजपा कभी मुस्लिम कार्ड की बात भी कर ले। मुस्लिम कार्ड बनेगा तब ना सर, कार्ड तो कांग्रेस ने फाड़ के फेंक दिया पहले ही। कार्ड वही तो कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मुसलमान खुल के भी तो नहीं कहता है बीजेपी के साथ है। कौन मुसलमान? अच्छा नकवी साहब नहीं कहते? नकवी साहब पूरे मुसलमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूरे मुसलमान का प्रतिनिधित्व कौन देश में करता है? 25 करोड़ अच्छा, 30 करोड़ हमें ये बता मुसलमान दीजिए, है, तो सब पूरे मुसलमानों का मुसलमानों प्रतिनिधित्व कौन करता नकवी है? साहब करते हैं। नहीं, तो आप बताइए ना, ये सवाल तो आप लोगों पर है। तो इसीलिए प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हुआ? आपका मैंने नेतृत्व बताया कहाँ है? आपको। आपका नेतृत्व कहाँ है? मेरे नेतृत्व सब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जिस अशिक्षा की बात की गई, तो इसमें तो लगता है कि जानबूझकर अनपढ़ रखा गया ताकि मुसलमानों का नेतृत्व ना उभरे और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया जाए। क्यों सर साहब? देखिए ये आपने मुसलमानों सही को कहा, बताया मैं भी गया आपको नहीं कि नहीं देखो हमने क्या किया देखिए तुम्हारे मैं आपको साथ। बताता हूँ विवेक जी, हुआ ये, मैं दोनों के लिए बात करूंगा। देखिए ये सही बात है कि कांग्रेस ने हमेशा ये चाहा कि मुस्लिम क़यादत सामने ना आए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये आप तारीख उठा के जब पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कभी जो है। और ये भी सच्चाई है कि 14 से लेकर के, और मैं सिर्फ इंकलाब कांग्रेस में को, बाकी पार्टियों को आप पूरा नंबर देते हैं? अभी आ जाइए, कांग्रेस नेशनल पार्टी, बाकी रीजनल पार्टी के, इतना भी मैं जो बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस जो है ये सोचती रही, ठीक है, कि क्योंकि अगर मुस्लिम लीडरशिप आएगी तो वो मुस्लिम को कंट्रोल करेगी, फिर वो जो है अपनी दादागिरी करेगा, ठीक है।
इसी तरीके से बीजेपी में भी देखिए, बीजेपी जब से आई है दलित लीडरशिप को नहीं उभरने दे रही। क्यों? क्योंकि अगर दलित लीडरशिप उभर गई तो उनके साथ जो दलित आ रहा है बहुत तेजी से, या वो इस्तेमाल करती, वो नहीं कर पाएगी। अब आप आज की तारीख में आप बताइए दलित लीडर कोई उस तरह से सामने आपको नजर आता हो जैसे पहले होते थे, नहीं नजर आएगा। ये तमाम चीजें, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुस्लिम भी देखिए कभी नहीं चाहा कि वो अपना एकला चलो रे की पॉलिसी अख्तियार करे। उसकी वजह यह है कि उसकी गर्दन पर इतना बड़ा 47 में इल्जाम आ गया था मुस्लिम लीग को लेकर के, कि उसके बाद से उनको लगा विवेक जी कि हम लोग जो है सेकुलर लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपना कोई एजेंडा या अपनी कोई चीज ऐसी लेकर के नहीं आएंगे। यही दरअसल इशू था। आज भी मुस्लिम जो है वो इसी तरह से सोचता है और मुस्लिम बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं समझता है, ये समझ लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को भी तो थोड़ा सा हम्बली, मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा बयान आ जाता है, एक अच्छा बयान बीजेपी की तरफ से। मैं इंकलाब में जब था चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो, एक अच्छा, मैं लीड बना देता उससे कि साहब राजनाथ सिंह ने बड़ा अच्छा बयान दे दिया, अमित शाह ने बड़ा अच्छा बयान दे दिया। हाँ, अभी आप देखिए क्या हुआ बंगाल में, जब जगह दी गई उन्हें परेड ग्राउंड में नमाज के लिए, सारे मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, स्वागत किया कि 1905 तक जहां नमाज पढ़ाई जाती वहां पे। तो अच्छा काम करोगे। योगी जी अच्छा उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उनको डिनाइल कर दिया जाता है, लेकिन हिंदू अपीसमेंट करना है इसलिए अच्छे काम का वो जिक्र नहीं करते। वो दिखाते हैं कि देखिए मैंने सबक सिखा दिया भाईजान को, मैंने उनको साइड लाइन कर दिया। और यहां कहेंगे कि साहब अगर, अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, क्या कहेंगे योगी जी कि अगर जगह नहीं है तो घर में नमाज पढ़ो। अच्छा ठीक है, मुसलमान घर, और जब दूसरे का त्यौहार होगा तब क्या कह देते हैं कि साहब अगर आपको अच्छा नहीं लगता ये त्यौहार तो आप घर में रहिए, यानी दोनों एतबार से मुसलमान घर के अंदर रहे। ये क्या किसी पर्टिकुलर एक कौम की हुकूमत है? क्या 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 आप साबित करना चाहते हो? ये सबकी सरकार है। और आप ही कहते हो कि देवबंद में भी हमें वोट मिला तो हम जीते, आप ही कहते हो कि फला जगह संभल में एक सीट है वहां पे, कुंदुर की, वहां में मुसलमानों ने वोट दिया, ये भी आप मानते हो। तो सवाल ये है कि जब मानते हो भैया तो उनके लिए कुछ करो। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी को भी चाहिए, मुसलमान खुलेआम बीजेपी के साथ आने में तक अंदर खाने वोट करते हैं। मैं इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं सरवर साहब, अंदर खाने वोट करते हैं किसको, लेकिन ये कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं? विवेक जी, जो विरोध करते हैं खुलेआम विरोध करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, उनको जाने नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी के मुस्लिम जो लीडर थे, जो विरोध करते हैं कि नहीं प्रचार के लिए आपको नहीं जाना है। ठीक है, जो विरोध करते हैं वो खुलेआम विरोध करते हैं। सवाल ये है, लेकिन जो विरोध नहीं करना चाहते, जो साथ आना भी चाहते हैं, उनको डर लगता है। बीजेपी में है, आरएसएस में, उनको क्यों नहीं भेजा गया? आप बताइए जी सरवर साहब, क्यों प्रचार के लिए नहीं भेजा गया? देखिए विवेक जी, मुद्दा हमारा नाजिम भाई ने भी कहा और मुमताज भाई भी लगातार यही कह रहे हैं कि हमको ये क्यों नहीं बनाया, हमको वो क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस ने हमको बहुत बनाया, कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री भी बनाया, एक नहीं 3। सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता होगा। असम में भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में अब्दुल गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया, AR अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया, कैबिनेट में अच्छे अच्छे पद दिए गए। ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। मैं आपके चैनल पर खुलेआम कह रहा हूं कैमरे के सामने, कुछ ना बनाइए। जो सामाजिक मुद्दे हैं, समाज सुख चैन से कैसे रहेगा वो सुनिश्चित कीजिए। अतीत से मुसलमानों को सीखना पड़ेगा। मुंबई दंगे में कृष्णा कमीशन आपने सुना होगा का गठन किया गया था। कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में अभियुक्तों के लिस्ट में संजय निरुपम जी का नाम था। अभियुक्तों की लिस्ट में आप बाद में सर्च कर लीजिएगा या टीम से पूछ लीजिए था कि नहीं जी। वही संजय निरुपम बाद में कांग्रेस में आ गए, ये भी आपको पता होगा। अब फिर चले गए हैं वो, अब चले गए वो। भैया क्यों कांग्रेस में आए? पहले कांग्रेस से ये सवाल। एक शख्स है सुनील सिंह, जो योगी जी का दाहिना हाथ हुआ करता था। वो कौन वाहिनी? युवा हिंदू युवा वाहिनी। उसका एक ऑन रिकॉर्ड बयान है, मुसलमानों की माओ बहनों को कब्र से खोदकर डैश डैश डैश। उसको समाजवादी पार्टी ने धूमधाम से अपने में ले लिया। मुसलमान इतना भोला कब से हो गया भाई? कोई इशू क्यों नहीं बना रहा? या तो कॉमनल ही इशू बना लो, तो फिर इन पार्टियों को छोड़ देना चाहिए, या फिर कॉमन इशू जब बनाएंगे तो हिंदू भाई भी आपके साथ आएंगे, सिख भाई भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, क्योंकि पानी सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, दवाई सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए। जो सबको चाहिए,
हम उस मुद्दे को आने देते। एक बात और, मैं मुमताज भाई लिखते पढ़ते ज्यादा हैं, मैंने स्वतंत्र भारत में दिल्ली के रामलीला मैदान, कोलकाता के वो कौन ग्राउंड है, धर्मतल्ला मैदान, पटना के गांधी मैदान, और लखनऊ का भी कोई मैदान होगा, लेकिन कानपुर का तो फूलबाग मैदान मैं जानता हूं। इन तमाम बड़े बड़े मैदानों में जितनी सभाएं मुसलमानों द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा आयोजित की गई हैं, उसमें मुद्दे क्या रहे हैं, यहीं से फैसला हो जाएगा। आपके चैनल के जरिए मैं मुस्लिम संगठनों से बार बार कहता हूं जी, आपके मुद्दे क्यों कॉमन नहीं हो पा रहे हैं? जब इन्होंने रैली की, बस इस्लाम पर खतरा है जी, दीन बचा लो। अभी पटना में इन्होंने रैली का नाम ही रखा था दीन बचाओ देश बचाओ रैली, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मुदाखलत नहीं होने देंगे, मस्जिदों पर खतरा है, वो जितना बोलते रहे मस्जिदों पर खतरा है, खतरा आ ही गया। मदरसे पे बोले खतरा है, रैली करते रहे, मदरसे पे खतरा आ गया। वक्त पे खतरा है, खतरा आपके मने वजूद पर था, आपने उस पर काम ही नहीं किया। आप रैली कर रहे हैं, दीन बचाओ रैली, आप कहते हैं शुद्ध पेयजल पूरे भारत में मिलना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब गांधी मैदान में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जरूर दूसरा संत भी जाकर बैठता, तीसरा माने पादरी भी जाकर बैठता, क्योंकि शुद्ध पेयजल सबको चाहिए था। आपने मुद्दा ही हमेशा मैंने सिलेक्ट कर लिया कि वो मेरा अपना रहेगा, सिर्फ वो भी धार्मिक रहेगा। तो आज जो धर्म की राजनीति हो रही है, इसका आरोप औरों पर मैं नहीं लगाता हूं, इसके मुलजिम मुसलमान खुद हैं। अब तौबा कीजिए, आजाद कीजिए मुसलमानों को और बोल दीजिए स्थानीय मुद्दों पर वोट डालिए। स्थानीय मुद्दों पर, वहां सैलाब का मुद्दा है, कहीं ब्रह्मपुत्र का मुद्दा है, कहीं बूढ़ी गंडक का मुद्दा है, कहीं सुखाड़ का मुद्दा। अभी बिहार में सुखाड़ का मुद्दा, दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों है। मुद्दे क्यों नहीं? और यहां से आप जामा मस्जिद के गुंबद पर चढ़ के और ऐलान कर दीजिएगा। आपको पता है बाढ़ क्यों आता है, बाढ़ से कौन कौन लोग डूबते हैं। एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, पुरानी बात, पुरानी ने आज भी वही मुद्दा ऐलान नहीं कर अरे रहे हैं, आज भी वही कर कह रहे रहा हैं, हूं। मान नहीं रहे हैं मौलाना। आपको बता दूं, इनको मनवाना आम पड़ेगा। आदमी पार्टी को ये मानते इमाम नहीं है, बुखारी साहब हर ने चुनाव जब में इनको सुलेमानी कीड़ा काटने लगता है। नहीं कोई ऐलान कर रहा है। कब से प्रेस कॉन्फ्रेंस इमाम बुखारी ने की, आपको याद है? जब से आखिरी भाजपा आई प्रेस है। कॉन्फ्रेंस, ये देखिए, अरे कश्ती नूह बनाया था बुखारी साहब ने वाजपेयी जी ने। अरे तो हो गया, ठीक है, क्यों न बनाए? आप एक तरफ कह रहे हो तो कि फिर उसी टाइम आवाज भाजपा होनी की तरफ चाहिए, भेज देते, आपने रोका एक तरफ कहते हो कि आना चाहिए, बोलना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो नहीं, कि बोलना नहीं चाहिए। सियासत का, अरे भाई तो देखिए ऐसा है कि आपकी मिल्ली डील- ये तंजीमें, जब तक डीलर देखिए रहेंगे, मिल्ली जो तंजीमें, डीलिंग सरवर करते साहब हैं, बात समझिए, मुसलमानों का भला नहीं होगा। देखिए पॉलिटिकल अच्छा, एक बात पार्टी होगी, बताइए, एक मिनट सुनिए मदनी तो, साहब सुनिए तो, मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर हैं, पार्टी होगी ओवैसी साहब तो लीडर हैं, पॉलिटिकल बात ओवैसी साहब करेगी। सोसाइटी को कितना अच्छा, धर्म जानते हैं। संसद में क्या बात होती? पानी की बात होती है। नहीं, ये धर्म संसद आपकी नहीं वजह से हो रहा धर्म है भाई। संसद कमाल हो गया। देखिए जो मिल्ली ये जमात तो है, नमाज वाला सोच तर्क समझ हो के गया बात कीजिए। कि अगर देखिए वो निकलता रोड पर तो हम देखिए क्यों नहीं सरवर निकलेंगे? साहब सोच समझ के बात कीजिए। हम देखिए बिल्कुल मिल्ली नाप तौल के आप बोल मिल्ली रहे हैं। जमात जो है वो मिल्लत के मसाइल बात करेगी। मिल्लत का ठीक क्या है? मसला है? नहीं जो मजहबी जमात जो होगी वो क्या बात करेगी? मजहब का मुद्दा ही नहीं है देश तो में। भाई फिर वो आप देखिए- मजहब का कोई देखिए- मुद्दा ही नहीं है। देखिए इस्लाम पे ऐसा ना है- खतरा था, ना खतरा है, ना खतरा नहीं, रहेगा। देखिए ऐसा आप है- कहते हैं कुरान हम बचाएंगे, हदीस हम बचाएंगे, मसलक हम बचाएंगे, कोई ये नहीं इस्लाम कहता हम है, बचाएंगे, कोई ये नहीं दीन हम कहता है। बचाएंगे। देखिए ऐसा अरे भैया कोई किसी ये को नहीं मत कहता। बचाओ, इस देश को बचाओ। क्या इस है? समाज को कैसे बचाओ। बचाएं? कैसे क्या बचाएं? करें? समाज के लोगों के साथ। कैसे समाज के लोग? अरे भात भात कहते कहते मर गई, वो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, वो उड़ीसा में कौन उसका वीडियो वायरल हो गया था, भात भात कहते कहते। इस्लाम के नाते पहले आपसे पूछेंगे, अल्लाह ताला की वाजपेयी जी से पूछेंगे। वाजपेयी जी के जमाने में वो वीडियो वायरल हुआ था, भात भात कहते कहते मर गई संतोषी। काला हांडी, दुनिया के हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कोने में आज भी लोग माने जो गुर्बत में जी रहे हैं, आप क्यों नहीं एनजीओ वैसा चलाते हैं? आप क्यों नहीं रिफॉर्म की बात करते हैं? आप क्यों नहीं एजुकेशन? मदर टेरेसा कहां से आई हो, कहां चली गई? हम जो है ले इस्लाम खतरे में है, ले इस्लाम खतरे में है, जल्दी से रमलीला मैदान पहुंचो। अच्छा चलिए, आप कितनी तंजीमों को जानते हैं जो स्कूल चलाते हैं? आपको एक भी तंजीम न चलाती है, आपको नहीं पता? हमको सब पता, यही पता है। नहीं पता। इस तंजीम आप गिना दीजिए। देखिए जमीयत के कहां इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं स्कूल है, इस बात पर तो एक भी नहीं है, बहुत सारे स्कूल अरे हैं। सब मोदी जी की वजह से खुल रहा है। नहीं मोदी जी जमीयत की में वजह से ड्रेस नहीं भी खुल रहा पहन लिया है। नहीं ऐसा वो कुछ भी नौजवान नहीं भी है, अब तैयार मोदी हो जी रहे की वजह से नहीं। लेफ्ट राइट मैं करने वाले। जर्नलिस्ट हूं, मैं खबर करता ये हूं। इस लाइन पे तो बरगलाया गया। एक तो देखिए मैं एक स्कूल का नाम बताइए ना भाई। दीन खतरे में है, इस नाम से तो सबको बरगलाया गया। एक तंजीम नहीं, जमात देखिए, इस्लामी है दीन जो खतरे में आम है। लोगों के बीच काम कर रही थी। देखिए ठीक है,
जमात इस्लामी के अलावा कोई प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही थी। जमात इस्लामी में भी अब क्या हो गया, जो हॉस्पिटल्स उनके हैं उस पर अनेकों इल्जाम लगने लग गए हैं। भाई आप कुछ मैंने ऐसा कीजिए ना कि समाज उसको स्वीकार कर ले। क्यों इल्जाम लगने लग गए फीसें ये वो जो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक बार नाजिम जी काफी देर शांत बैठे हुए हैं, ये एक लाइन जो निकल कर आई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आई कि सबने कहा भी दीन खतरे में। इस्लाम जिसका आकार इतना बड़ा है, जो इतने देशों में कई इस्लामिक देश हैं, इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? इसका मतलब साफ था कि उकसाया गया, एक भी देश नहीं रहेंगे तब भी खतरे में नहीं रहेगा। क़यामत तक के लिए यकीन है कि ये मजहब रहेगा। हाँ विवेक तो ये मुद्दा खत्म। विवेक भाई, अभी आपने कहा कि आप बड़े शांत होते, कि मेरे पीस का भी मतलब शांति है, तो हम तो शांति की बात करने वाले। और रही बात ये, जिस तरीके की बात कही, ना तो मजहब इस्लाम कभी खतरे में आया है और ना इंशाल्लाह कभी आएगा। और जो ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीन खतरे में, अरे दीन कैसे खतरे में हो जाएगा? आज खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को बचा लो तो सब कुछ बच जाएगा। गुलाम सरवर साहब ने बहुत अच्छे तर्क करे और मुमताज भाई ने भी अपनी जगह बहुत अच्छे तर्क करे। दोनों सुलझे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तर्क करे। और रही बात सुन लीजिए, आप कोई अदालत है? हाँ सर सुन, आप जज कुर्सी बैठे हैं। अरे सर सुन तो लीजिए, ये इन्होंने अच्छे तर्क करे, आपका तर्क क्या है? हाँ मैं अपने तर्क बता रहा हूँ ना, पीस पार्टी के तर्क के, आप सुन तो लीजिए। अरे कौन से देश का आपने ये मेरे पीस पार्टी। अच्छा, पार्टी का झंडा है, पार्टी का कलर है, तो पार्टी का कलर हाजी नाजिम खान पहन के चलता है। नहीं, मैं सम्मान करता हूँ। ट्राई कलर देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया। पार्टी का तीन कलर। अच्छा, मेरे पीस पार्टी का तो इंशाल्लाह मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। और रही बात ये कि देखिए आज जो असल मुद्दे हैं, देखिए जिस तरीके से मुसलमानों पे तो बहुत सियासत हो गई। आपने देखा होगा 2012 के अंदर हमारी पीस पार्टी 4 विधायक लेकर आई थी, जिसमें 3 विधायकों को तोड़ लिया गया। अरे भाई, मुस्लिम क़यादत को आप क्यों खड़ा नहीं होने देते? अरे मुस्लिम क़यादत जब खड़ी होगी, जब उनके साथ हमारे जो विधायक जब लखनऊ की विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो जनता का ही तो फायदा होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि विधायक तोड़ लिए जाते हैं जनता के। जनता ने उन विधायकों, अरे भाई, जब हर मुसलमान को यही बताया जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है, तो वो मुसलमान डेवलपमेंट की बात कहां करेगा? वो तो अपने इस्लाम बचाएगा। हाँ देखिए, अभी बचपन से अगर यही सिखाया जाएगा। ना इस्लाम खतरे में नहीं है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपके चैनल पे, इस्लाम खतरे में नहीं है, दुकान खतरे में है। हाँ देखिए, यहाँ पे जो अभी गुलाम सरवर साहब ने कही दुकान खतरे में, वो वाली बात बिल्कुल फिट हो रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए बार बार इसी बात को आती है, भाई मुसलमान कब तक ठगा जाएगा? आज वक्त है उसके पास, इस वक्त को अपने साथ रखे और पीस पार्टी को चुने, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में बीजेपी की सरकार है तो हिंदू खतरे में नहीं, एकता का राज हर चलेगा। जगह नहीं, हिंदू खतरे में है। अब इस्लाम खतरे में नहीं है। जो तुम्हारे मुद्दे वो हमारे मुद्दे, जो तुम्हारा दर्द वही हमारा दर्द। हर जगह कह रहे हैं यूपी का चुनाव कहां देख रहे हैं? 47 में मुसलमान आ जाएंगे, मुस्लिम इस्लाम की यहाँ पे हुकूमत हो जाएगी। अब हिंदू खतरे में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सरवर जी से समझिए इस चीज को। सरवर भाई, बदल गए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 27 के इलेक्शन में किधर दिख रहा आपको? अभी तो किधर भी नहीं दिख रहा मुझे। अभी तो वो गंभीर हो रहा, ये खुशी की बात है। हम बता रहे हैं मुसलमान की तरफ जा रहे हैं। ये अब बोल रहे बहन जी की तरफ, अभी बोलेंगे पीस पार्टी की तरफ। तरफ। मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं भी पीस पार्टी से जुड़ा हूँ। इसी रंग पे जा रहे हैं। मैंने अपने लीडर को भाषण करते सुना। क्योंकि 2007 से 2012 तक जिस तरह की हुकूमत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दी है, किसी ने नहीं। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए उसमें। खलीलाबाद विधानसभा में 2012 से 17 तक इतने दंगे, 600 दंगे। सर्जन ने जो काम किया, वहां का ब्राह्मण, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा, वहां का मुसलमान, किसी से सर्वे करके देखिए। जो कट्टर भाजपाई भी है वो भी कहता डॉक्टर अयूब के जैसा ईमानदार कोई नहीं। पढ़े लिखे ना डॉक्टर। तो मैं कह रहा हूं, वो तो एक तर्क है। मुसलमान बिल्कुल अभी साइलेंट मोड में है। मुसलमान देख रहा है, नजर गड़ाए हुए है, ये अच्छी बात है। सड़क पे ज्यादा हंगामा नहीं कर रहा कि इस बार भाजपा को हरा के ही दम लेंगे, जिता करना, बल्कि कुछ मुस्लिम चेहरे देखिए, बहन जी का यही है कि हंगामा मत करो, काम करो। वो भाजपा के पक्ष में भी बोल रहा है, मतलब एक वायलेंस, सोशल वायलेंस बना, पॉलिटिकल वायलेंस बना है। और मैं आपको बता दूं, एक और पूरा कर ले फिर। ये अच्छी खबर है। मुसलमान ब्लॉक बनकर वोट नहीं डालेगा। पीस पार्टी जो नारा देती है, हमारे वो नारे पर मैं हमेशा लब्बैक कहता हूं, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुद्दे पर हम बात करेंगे, कहा निजी नहीं कि मुसलमानों के अलग मुद्दे हैं, हिंदुओं के अलग। एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान दोनों चलता है, एक ही ट्रेन पे चलता है, एक ही बस पे चलता है, एक ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता है, एक ही राशन की दुकान से राशन लेता है। सारे मुद्दे तो एक ही है, फिर अलग कैसे हो गया?
इसलिए अलगाववाद मुसलमान नहीं, विकास की तरफ जाएगा। विकास की तरफ, केवल विकास। देखिए ऐसा है, मैंने इसलिए कहा कि 2007 से 2012 सबने देखा, इसके बाद 2012 से 2017 ने भी सबने देखा, 600 दंगे हुए, क्या क्या हुआ, ठीक है। और 17 से लेकर के अब तक बुलेट और बुलडोजर, इसके आगे सरकार नहीं बढ़ पा रही। हालांकि यूपी का क्या हश्र है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, अभी कानपुर में जो हो गया है, इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अब लोगों ने एक फैसला लिया है कि आदरणीय बहन जी को लाया जाएगा, जहां बहन जी बुलेट चुनाव लड़ भी नहीं रही हैं। बुलडोजर, बहन जी बहुत बढ़िया पता ही नहीं चुनाव चल लड़ रहा रही है हैं। चुनाव लड़ेंगे अरे कि नहीं इसीलिए लड़ेंगी। तो अभी ये कह रहे हो कि शोर न मचाओ। 2-4-6 अरे महीने भैया में काम ट्वीट हो रहा करती है है। बूथ लेवल पे, आपको पता नहीं सेक्टर लेवल पे, और शोर नहीं मचाती। हाथी जो है वो शोर नहीं मचाता है, हाथी बढ़िया चले बाजार चलता और है। पर लोग तो कहते वही हैं तो वो हजार। हाथी चल रहा है, हाथी बहुत तेजी से चल रहा है, हाथी आ के रहा गले है, में घंटी भी होता है, और जब सब जो चलेगा है, तो आवाज आएगी ही आएगी। तो आप नहीं, घंटी तो ये तो जो महावत बैठता है उस पर डिपेंड करता है कि घंटी बांधनी है कब नहीं बांधनी है। नहीं, हर देखिए वक्त अब बांधी है, ऐसा अब कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाँ। मुसलमान डिसाइसिव है, लेकिन बंगाल और बिहार के नतीजों का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी जो मुसलमान है वो तय करेंगे कि उनका वोट किसको जाएगा। लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है वो विपक्ष को रणनीति बदलने पर मजबूर तो कर ही रहा है। सर्वर साहब बहुत शुक्रिया, आप आए, वक्त दिया। मुमताज भाई बहुत शुक्रिया आपका। नाजिम जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंहासन का ये वीकेंड स्पेशल शो आपको कैसा लगा? अगर आप इसको डिजिटल पर देख रहे हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।